रोके क्यों आई थी? मैम बस रोना आ गया। नहीं ठीक है, इमोशनल होना अपने पास पॉइंट है, एंजॉय करो अच्छे से। हाँ बेटा बोल। हमें फील ही नहीं हो रहा है कि हमारी +2 हो गई है। कोई ना बेटा, जिस दिन लास्ट डे घर आएगी ना, यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी, उस दिन को फील हो जाएगा। तो जैसे तेरा स्कूल लास्ट पेपर होगा उस दिन भी फील हो जाएगा कि शिट यार खत्म हो गया। फिर याद आती है। चलो, आज मैंने तुमको इवोल्यूशन करानी है, आज से रिवीजन स्टार्ट करानी है, ठीक है। आई थिंक इसके हमें 4 लेक्चर्स लग जाएंगे जहां तक मुझे लगता है। आज है फ्राइडे, सैटरडे, मंडे एंड ट्यूसडे, चले जाएगा इसमें, क्योंकि लंबा चैप्टर है ना। अगर तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस रिज्यूमे होती है देन फिर थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। तो मैं तुम्हारा इवोल्यूशन रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि इसमें सबको प्रॉब्लम है। उसके बाद इकोलॉजी का पार्ट हम लोग जितना हो सके उतना कवर करने की क्लास में कोशिश करेंगे, ठीक है जी। आप लोगों में एक एक प्रॉब्लम थी, 2 बच्चों ने मुझे आंसर भेजे थे जिसमें लिखा था, मैंने प्रोसेस पूछा था, स्क्रीन दिख रही है सबको? मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस का प्रोसेस, कोई प्रोसेस जो कुछ चीज बना रहा हो, चाय बनाना, ठीक है। तो दैट इज अ जेनेसिस, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस समथिंग। चलो यहाँ तो लिविंग बीइंग की बात हो रही है, ठीक है। तो ये होता है सिंथेसिस का प्रोसेस, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर इज द एग। तो बच्चों ने क्या करा, 2 बच्चों ने मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर की डेफिनेशन लिख दी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में लिख दिया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ मेल गैमीट ऑफ प्लांट। फिर इट्स नॉट अ मेल गैमीट ऑफ प्लांट, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट इन प्लांट, ठीक है। तो जेनेसिस का मतलब प्रोसेस है, यानी कि मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है और माइक्रोस्पोर उसका प्रोडक्ट है। माइक्रोस्पोर को ही तो अपन पोलन ग्रेन कहते हैं ना फिर, ठीक है। तो ये गलत कर दी थी किसी ने, तो इसको ध्यान से पढ़ना पेपर में, ओके। बहुत क्लियरिटी से पढ़ना। मैंने करेक्शन तो कर दी थी, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक हो सकती है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। अब इवोल्यूशन की बात करते हैं। हम इवोल्यूशन पहले भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं है इसके अंदर। इट जस्ट दैट लंबा हो जाता है बहुत ज्यादा चैप्टर ना, बस ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर मैं इवोल्यूशन की बात करूं, मैं इसको फटाफट से बता देती हूँ आपको। एनसीईआरटी भी पढ़ोगे ना, मैं जितना पढ़ाऊंगी आज उतनी एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें ना एनसीईआरटी बैक में कुछ खास क्वेश्चन दे नहीं रखे हैं, तो क्वेश्चंस मैं ही तुम्हें बताऊंगी इसके बाद। हाँ बेटा बोल। मैम जैसे कि आपने बताया है कि उसको मेल नहीं बोलते, तो हम जैसे कि उसका आगे वाला वर्ड है माइक्रो, उसको मेल बोलते हैं, तो उसकी जो जेनेसिस वाला वर्ड है उसको फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं माइक्रो मींस मेल और जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, उसका एक डिफरेंस तो ये भी बन सकता है। हाँ लिख सकती है, यस मैम, बिल्कुल लिख सकती है, ठीक है। तो इवोल्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है हल्के में ले जाना इसको, आपको क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर आप जिसको करोगे वो करोगे आप ओरिजिन ऑफ लाइफ की हम लोग थ्योरीज करेंगे, ठीक है। थ्योरीज में हमारे पास एक थ्योरी आ रही है स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली, ठीक है। दूसरी थ्योरी जो हमको पढ़नी ही है दैट इज पाश्चर वाली। फिर हमको पढ़ना है द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्डन एंड ऑपरेंट। उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट देखना है दैट इज जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। यूरे मिलर, यूरे वो साइंटिस्ट, मिलर उनके पीएचडी स्कॉलर थे, उन्हीं के स्टूडेंट थे। मिलर ने ये साइंटिस्ट डिजाइन किया था यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर एक ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर एक पार्ट आता है, लास्ट ऑफ द चैप्टर में हम करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। सुना आप लोगों ने, है ना। इवोल्यूशन पे अगर क्वेश्चन आया ना बेटा, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा 3 मार्क का, ठीक है। 5 मार्क का तो नहीं बनना चाहिए यार वैसे क्वेश्चन, लेकिन 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है आराम से, तो बनेगा मेरे हिसाब से बड़े बनता है, ठीक है। ये होगा। फिर उसके बाद इसके बाद कुछ थ्योरीज आती है जो आपको लाइफ को समझाती है, थ्योरीज जिसमें आप लिमार्किज्म ड्वार्फिज्म वाली थ्योरीज पढ़ते हो, सीधे सीधे साइंटिस्ट की थ्योरी है, राइट। उसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें यू टॉक अबाउट हार्डी विंगर लॉ, है ना। हार्डी विंगर इज द ओनली वन जिसमें थोड़ा न्यूमेरिकल बन सकता है ना। हार्डी विंगर लॉ पढ़ते हैं और इसी के साथ हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ लेते हैं। और फिर एक कॉन्सेप्ट आता है जहां पर आप करते हो टर्मिनोलॉजी, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, एडेप्टिव रेडिएशंस, एटविज्म, है ना। बिखरे बिखरे बहुत से पार्ट है। जिस दिन मैं टर्मिनोलॉजीज कराऊंगी उसी दिन मैं आपको थ्योरीज के साथ में कराऊंगी
जूलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, यो मैम। कोशिश तो मेरी ये है कि मैं आपको ऐसे से फटाफट रिवाइज करा दूं, अगर कहीं फंसेंगे तो हमें ऑब्वियसली उसके लिए रुकना पड़ेगा। तो कोशिश करूंगी कि हो जाए 4 दिन के अंदर अंदर हम इसको फिनिश कर ले। इसकी रिवीजन थोड़ी लंबी चली जाती है, अगर हम थोड़ा सा भी तसल्ली से बात करें। जिस प्रेजेंटेशन से मैंने पढ़ाया मैं उसी से रिवाइज करा रही हूँ ताकि तुम उसको देख के रिकॉल कर पाओ। ओके, इतना क्लियर सबको? हाँ बेटा नेहा बोल। मैम स्कूल में मैम बोल रहे थे ना, मतलब उन्होंने डाला था क्वेश्चन पे हॉर्स एवोल्यूशन एक्सप्लेन करो। बेटा हॉर्स एवोल्यूशन एनसीईआरटी नीट के उसमें कहाँ है? मैम पता नहीं, मैम बोल रहे थे पुराने क्वेश्चंस पेपर्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन पहले। तो तब तो सिलेबस में आता था ना, अब तो नहीं आता ना। यो है मैम। जब सिलेबस में नहीं है तो उसको क्यों पढ़ेगी ना यार, उसको छोड़ ही। अगर आ भी गया हॉर्स एवोल्यूशन फिर दूसरा क्वेश्चन कर लियो ना। जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ने का क्या फायदा है ना। यो है मैम। तो उस पर टाइम मत वेस्ट कर यार, वो कहीं नहीं आता अब। राइट, हॉर्स एवोल्यूशन को रहने देते हैं। ठीक है, चलो ओरिजिन ऑफ लाइफ से स्टार्ट करें फटाफट। यो है मैम। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपको ना कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ नंबर याद रखने हैं। बिलियन और मिलियन का फर्क देखो, बिलियन ज्यादा होता है, मिलियन उससे कम होता है, इतना पता होगा। जब मैं BYA लिखूंगी तो मैं बिलियन की बात कर रही हूँ, जब MY नंबर स्टार्ट हो जाएगा तो वो मिलियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को एकदम क्लियर रखना अपने माइंड में। राइट, तो बात करते हैं सबसे पहले यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब जिसमें सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। तो यूनिवर्स वाज फॉर्म अराउंड 20 बिलियन। ये अराउंड है, सब कुछ तुक्का ही है। ठीक है, बहुत एविडेंस जरूर है लेकिन हम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बोल सकते ना। तो हम अज्यूम करते हैं कि 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले यूनिवर्स का जन्म हुआ। तो फटाफट कॉपी खोलो और इसको फटाफट से रिकॉल करने के लिए लिख लो कि 20 बिलियन ईयर्स पहले हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। अगर आपने इसके नोट्स बना रखे हैं तो फटाफट नोट्स खोल लो। बनाए हुए नोट्स? यो है मैम। यो मैम। बेटा खोल लो और देखते चले जाना, जहां ऐड करना हो कर लेना। ठीक है, 20 बिलियन ईयर्स पहले हमारा यूनिवर्स आया। अर्थ आया 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, तो अभी बिलियन बिलियन चल रहा है, मिलियन भी नहीं आए हम। तो 4.5 बिलियन पहले हमारा अर्थ का जन्म हुआ। ठीक है, अर्थ का जन्म हुआ था बाय द थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है इसको, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, एक बड़ा सा मास था, वो अपने आप में जाके कोलैप्स करके उसमें इतनी एनर्जी थी कि वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता चला गया और हमारी धरती का जन्म हो गया, ऐसे कहते हैं। राइट, इसको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको अभी यहाँ पर, बस याद रखना बिग बैंग थ्योरी ही है जिसको हम सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। बाकी थ्योरीज बहुत सारी है। अर्थ का जन्म हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स को पहले। ये एनसीईआरटी की वर्ड्स है, तो एनसीईआरटी की लाइन से अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ आया तो आपको ये नंबर लिखकर आने हैं, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ वाज अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले। ठीक है, पहला साइन ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिज्म का जन्म हो गया ना, फर्स्ट सेल की बात नहीं हो रही है। ये पहला साइन ऑफ लाइफ है कि जेनेटिक मटेरियल ओरिजिनेट स्टार्ट होने लग गया होगा। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए, डीएनए? आरएनए जैसा कुछ दिखने लग गया, जैसा कुछ फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, पहला सेल नहीं है ये। फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल प्रॉपर आरएनए और प्रोटीन 3 बिलियन ईयर्स पहले आए होंगे। अभी भी पहला सेल नहीं बोला ना इन्होंने, अभी भी नहीं बोला है ना। तो इतना क्लियर है आपको, 20 बिलियन से स्टार्ट करके हम 3 बिलियन तक आए। चलो आगे। पहला सेल 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले आया, दैट इज 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले। मतलब 1 बिलियन इक्वल्स टू मैम हाँ आपने फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ के बाद क्या बताया? फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो था वो आया था 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले। फिर पहला प्रॉपर आरएनए और प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, वो 3 बिलियन ईयर पहले आए। लेकिन अभी तक सेल नहीं बना है। ठीक है, तो सेल के कंपोनेंट इकट्ठे हो रहे हैं, अभी सेल नहीं बना है। समझे? ये मैम। अब मैं बोल रही हूँ पहला सेल जैसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो पहले सेल जैसा जो स्ट्रक्चर बना था उसको अपन क्या बुलाते थे? प्रोटोबायोंट। हाँ, कब बना होगा? 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले, दैट इज अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, मिलियन और बिलियन का फर्क याद रखे। अब फिर आया होगा पहला यूक्रियोटिक सेल। देखो, प्रोटोबायोन्ट्स के बाद बीच में आया होगा प्रोक्रियोटिक सेल अच्छे से, फिर उसके बाद यूक्रियोटिक सेल आया होगा, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए, फिर पहले इनवर्टिब्रेट धरती पर आए और उसके बाद फिर हमारे वर्टिब्रेट्स आ गए। ठीक है, ये ऑर्डर चला है। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो 500 मिलियन ईयर्स पहले आए। तो जहां पर मैंने नंबर लिखा है ना वो सब एनसीईआरटी का डेटा है, वो आपको पता होना चाहिए, बाकी और कुछ पता हो या ना हो। ठीक है, क्लियर है सबको? होते हैं क्या बेटा? कोसर्वेट्स क्या होते हैं? तो प्रोटोबायोन्ट्स होते हैं ना, फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहला सेल जो था उसको प्रोटोबायोन कहा मैंने। अब प्रोटोबायोन किस तरीके की लेयर से बनी है वो अलग अलग थी। तो एक को मैं बुलाती हूँ कोइसर्वेट्स,
ओपेरॉन ने ये वर्ड दिया था, और एक को मैं बुलाती थी, क्या नाम था उसका, मैं भूल गई, माइक्रोस्फीयर था, क्या था, एक सेकंड। कोइसरवेट क्या थे, प्रोटोबायोन का ही टाइप है, जिसमें जो बाहर की लेयर है ना, ये बाहर वाली जो लेयर है, इसमें लिपिड भी है, इसमें प्रोटीन भी है जो हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है। तो ऐसा सेल जिसमें लिपिड, प्रोटीन और वाटर मॉलिक्यूल की लेयर बनी हुई है उसको कोइसरवेट बोलते हैं, एक टाइप का प्रोटोबायोन है। समझे? यो चलो वाटर, हम्म, आपने 3 चीजें बताई, लिपिड, प्रोटीन एंड वाटर। यस वाटर। अभी आएगा, डोंट वरी, ये भी आएगा। देखो अब इसके बाद जो ये इन्फॉर्मेशन है, वैसे इसको आगे जाके जरूरत नहीं है, पर आप फिर भी देख लो। जॉलेस फिशेस एंड लॉट फिन्स वाली फिशेस आई थी। जॉलेस फिशेस, साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा तुम लोगों ने, ठीक है। लॉब्ड फिन वाली फिशेस वो होती है जिनके जो फिन्स है ना वो बाजू की तरह चेंज होने लग गया, इसी से एम्फीबियंस का जन्म हुआ होगा 350 मिलियन ईयर से पहले आए हैं, अब मिलियन स्टार्ट हो गया। सम सी वीड्स एंड वेस्कुलर प्लांट्स आने स्टार्ट हो गए 320 मिलियन ईयर्स पहले, फिर पहले एम्फीबियन आए, फिर रेप्टाइल ने डोमिनेट किया, और अराउंड 200 ईयर्स अगो पहले हमारे डायनासोर आगे जाके एक्सटेंट हो गई। इस डेटा की जरूरत नहीं है तुमको, बोर्ड्स के लिए यहाँ तक रहना है, क्लियर? मैम आगे आते हैं। ये नहीं, हाँ मेरे को कोई बताएगा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या थी? हाँ बेटा बता। मैम हमारे पास एक बड़ा प्रोकैरियोटिक होता है, वो अंडर मतलब वाटर होता है, उसमें ना एक स्मॉल प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन होता है बट बड़े प्रोकैरियोटिक में डाइजेशन सिस्टम नहीं होता, और छोटा प्रोकैरियोटिक बोलता है कि तुम मुझे अपने अंदर रख लो, मैं तुम्हें डाइजेशन में हेल्प कर दूंगा, और तुम मुझे प्रोटेक्शन दे देना। फिर उसके बाद जो छोटा प्रोकैरियोटिक था वो साइटो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया, और जो बड़े वाला था वो यूकैरियोटिक में। हाँ तो थोड़ा सा उल्टा बोल दिया इसने, पर बोला सही ऑलमोस्ट, कि जो बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल था छोटे प्रोकैरियोटिक सेल को खा लेता है फॉर एनर्जी, लेकिन छोटा प्रोकैरियोटिक सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता। दोनों प्रोकैरियोटिक सेल ही है, ठीक है, कि पानी के अंदर हो रहा है सब कुछ। तो छोटा प्रोकैरियोटिक सेल बड़े प्रोकैरियोटिक के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। अभी छोटा वाला ग्रीन वाला प्रोकैरियोटिक सेल बॉडी के अंदर काम करने लग जाता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है और एटीपी की प्रोडक्शन करने लगता है। और बड़ा प्रोकैरियोटिक सेल, अब देखो एक बड़े से सेल के अंदर छोटा सा सेल आ गया ना जिसकी अपनी मेम्ब्रेन है, तो इट एक्ट एज अ सेल ऑर्गेनेल। और काफी सालों के बाद फाइनली ये जो छोटा वाला प्रोकैरियोटिक सेल ये माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा, और बड़ा वाला सेल जिसके अंदर ऑर्गेनेल आ गई है उस बड़े सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बनाती है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है दो प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसकी वजह से यूकैरियोटिक सेल का जन्म हुआ। समझ आई? मैम बहुत बार डिस्कस करिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एक बार फिर भी देख लेना अगर तुमको नहीं समझ में आई तो, ठीक है। थ्योरीज की बात करते हैं। सबसे पहले थ्योरी आई थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, फिर आई थी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, फिर आई थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, फिर कॉस्मिक थ्योरी आती है, लास्ट में आपकी ऑपरेन-हेल्डेन थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेन-हेल्डेन थ्योरी है। स्पेशल एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस कंफ्यूज करने वाली थ्योरी है, तो अगर हम जिस पे टेंशन पे करेंगे वो ये तीनों ज्यादा हो, ठीक है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी क्या कहती है? ये दुनिया भगवान ने बनाई है। ये दुनिया जैसी थी वैसी की वैसी थी स्टार्टिंग से, मतलब कि अगर जिराफ ऐसा दिखता है लंबी नेक वाला, या मैं ऐसे दिखती हूँ, मैं सीधा इरेक्ट होकर चल रही हूँ, तो मैं ऐसे ही पैदा हुई थी, ठीक है। सबके सब जैसे हैं वैसे के वैसे ही पैदा हुए हैं हमेशा से, कोई इवोल्यूशन है ही नहीं। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये कहती है सारी स्पीशीज जो आज है वो ऐसी की ऐसी ही है, नो इवोल्यूशन, ठीक है। ये जिन्होंने प्रीच करी थी, मतलब जिन्होंने दुनिया में फैलाई थी, वो थे फादर जूरिस, ठीक है। इन्होंने इसकी प्रीचिंग करी थी दैट गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, राइट। लेकिन ये थ्योरी को ज्यादा साइंटिफिक सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास इवोल्यूशन का सपोर्ट है ना। फॉसिल्स रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि पहले इंसान कैसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हैं, तो इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं बना। फिर मिली थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ए का मतलब एब्सेंट, बायोजेनेसिस मतलब लिविंग, बायो मतलब जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। तो नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग की सिंथेसिस होना इज ए बायोजेनेसिस। ये थ्योरी दी थी वॉन हेलमोंट ने, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। वॉन हेलमोंट मतलब उनकी थ्योरी इतनी बेसलेस हो गई थी कि उनको हेलमेट पहनना पड़ेगा। हाँ बेटा बोल। मैम मैंने नोट्स में लिखा है कि ये एरिस्टोटल ने दी थी। एरिस्टोटल? यस मैम। आई डोंट थिंक एरिस्टोटल ने दी बेटा सेम थ्योरी। यस मैम।
उन्होंने सपोर्ट की होगी, बुक में लिखा है? नहीं, नोट्स में। नहीं बेटा, उन्होंने सपोर्ट करी होगी उस टाइम पे, ये हो सकता है, दी तो नहीं थी उन्होंने, वॉन हेमोल्ट नहीं दी थी, ठीक है, ये भी उसमें कुछ एरर होगा, देख लो एक बार। अच्छा यहाँ, तो वॉन हेलमोंट ने थ्योरी दी थी एबायोजेनेसिस। तो इन्होंने क्या कहा अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कि उन्होंने अपने शर्ट के ऊपर थोड़े से मकई के दाने रख दिए, ठीक है, फूड रख दिया अपनी शर्ट के ऊपर, उसको छोड़ दिया 21 डेज के लिए। 21 डेज के बाद जब वो वापस आए तो उसमें से शर्ट में से कौन निकला, उनको कौन मिला था? माउस। हाँ, चूहे के बच्चे मिले थे, है ना, छोटे छोटे राइस मिले थे, माइस मिले थे। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी शर्ट से खाने से जन्म हो गया माइस का। तो एक्चुअल में हुआ क्या था वहां पर बेटा? 21 दिन का एक्सपेरिमेंट था ना। ऐसा हो सकता है कि माइस का जन्म ऐसे हुआ होगा? नो मैम। तो क्या हुआ था? तो हुआ क्या था कि 21 डेज का एक्सपेरिमेंट था, हो सकता है किसी ने ना देखा हो, यहाँ पे खाना पड़ा था, जो शर्ट होती है वो थोड़ी स्वेटी होगी, है ना, स्मेली होगी, तो जैसे गंदी सी जगहों पे जल्दी से चूहिया आ सकती है, तो हो सकता है यहाँ पे चूहा चूहिया कोई आई हो और वो प्रेग्नेंट हो, उसने अपने बच्चे दे दिए हो। तो जब उन्होंने देखा 21 डेज के बाद तो वहां पे चूहे के बच्चे मिल गए। हो सकता है किसी ने एक्सपेरिमेंट को ढंग से रेगुलेट नहीं किया हो, ठीक है। तो लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से आती है। देखो नॉन लिविंग मैटर बोल रही है, यानी कि कोई, मैंने टेबल बोल दिया, चेयर बोल दिया, है ना, तो नॉन लिविंग मैटर से लाइफ ओरिजिनेट हो रही है। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस कहते हैं। ये डिस्कार्ड हो गई थी। यो मैम। यो मैम। डिस्कार्ड करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, यो मैम। स्प्लेंजी एंड पास्चर। एक्सपेरिमेंट हम किनका पढ़ेंगे? पास्चर। राइट। तो रेड्डी, स्प्लेंजी एंड पास्चर ने इनकी थ्योरी को डिसरिगार्ड कर दिया था और फिर थ्योरी की थी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को एक्चुअल में तो हक्सले ने दिया था, लेकिन क्या है ना, ये थ्योरी सबने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर कोलैबोरेट करी है, कोलैबोरेट करके इसको बनाया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, तो आपको अगर हक्सले ऑप्शन में आएगा तो आप हक्सले लिखोगे, नहीं तो जनरली आपसे ऐसे पूछेंगे पास्चर का एक्सपेरिमेंट क्या है। तो पास्चर के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, स्प्लेंजी के और रेड्डी के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक थ्योरी जनरेट की गई जिसे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहते हैं। वो थ्योरी किसने लिखी? हक्सले ने। उनका बेसिस क्या था? रेड्डी, स्प्लेंजर, पास्चर के एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो? सिर्फ पास्चर का, और पास्चर का एक्सपेरिमेंट फेमसली नोन एज स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, है ना। उन्होंने बस ये साबित करना था कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का जन्म ऐसे नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंटेनर लिखा जिसकी नेक ऐसी थी जैसे स्वान की नेक होती है, ठीक है, ऐसे टेढ़ी सी नेक थी, उसके नीचे उन्होंने आग लगा दी और इसके अंदर बहुत सारा शुगर वाला मटेरियल डाल दिया। तो इसमें मीठा डाल दिया यानी कि फूड, पानी डाल दिया क्योंकि लिक्विड मीडियम तो चाहिए ना लाइफ ओरिजिनेट करने के लिए, एंड थोड़ा सा उन्होंने यीस्ट डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब यीस्ट तो लिविंग बीन है, तो पहले उन्होंने लिविंग बीन डाला और इस शुगर और पानी के घोल को बहुत बहुत अच्छे से बॉईल करा, तो यीस्ट मर गया होगा, है ना, ज्यादा देर तो रहेगा नहीं, तो यीस्ट मर गया। अब अगर नॉन लिविंग चीज से लिविंग चीज का जन्म हो सकता है, तो यहाँ पे 21 दिनों के बाद लिविंग थिंग आ जानी चाहिए थी ना। यस मैम। उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई लिविंग थिंग आई नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्वान का नेक था ना, इन्होंने यहाँ पे एक प्लग लगा दिया था, तो उन्होंने ये इंश्योर कर लिया कि कोई भी बाहर से ना आ सके। समझ रहे हो? एक्सपेरिमेंट इसी नेक के अंदर क्यों किया गया? ताकि कोई चीज बाहर से ना आ सके, कंटेमिनेशन ना हो, तो कोई भी चीज अंदर आ नहीं पाई। और अंदर सिर्फ नॉन लिविंग मटेरियल था जिसमें खाना भी था, पानी भी था, फिर भी लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई, है। तो उन्होंने कहा लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई। फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम में क्या किया कि स्वान की जो नेक थी उसको तोड़ दिया, ऐसे तोड़ दिया, अगर नेक को तोड़ दिया, सेम एक्सपेरिमेंट किया, इसके अंदर फिर से उन्होंने शुगर डाली, फिर से उन्होंने यीस्ट डाला, फिर से उन्होंने पानी डाला, फिर यीस्ट को डेड कर दिया, अभी भी मटेरियल में शुगर है, अभी भी मटेरियल में पानी है, लेकिन इस बार उन्होंने कंटेनर को खोल दिया, राइट। तो जब उन्होंने कंटेनर को खोला तो यहाँ से कुछ भी अंदर आ सकता है। यो मैम। बाद में उन्होंने देखा 21 दिन के बाद, तो यहाँ पे उनको छोटे छोटे माइक्रोबियल ग्रोथ दिख गई और यहाँ पे उनको मक्खियां भी भिनभिनाती हुई दिख गई। तो उन्होंने कहा कि देखो अब यहाँ पे तुमको लिविंग बींग दिख रहे हैं ना इस मीडियम में, राइट। तो लिविंग बींग अंदर जनरेट नहीं हुए थे, अंदर जनरेट होते तो पीछे भी जनरेट होते ना। लिविंग बींग बाहर से आए हैं, तो बाहर से कोई लिविंग बींग था जो अंदर एंटर कर गया और अब ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे इन्होंने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिसरिगार्ड कर दिया। समझ आया? यो। और इन्होंने क्या बोला कि लिविंग से ही लिविंग का जन्म होता है। क्या इन्होंने बताया कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आया? नो मैम। यही इनका ड्रॉबैक है।
दैट ड्रॉबैक ऑफ बायोजेनेसिस इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट। देखो जब थ्योरी लिखोगे तो थ्योरी में आपको सबसे पहले कोई भी थ्योरी है ना, जैसे कोई आपसे पूछ ले लॉइस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करो, आप एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, फिर आपको उसका कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन इज लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो उनका कंक्लूजन था। फिर आपको नीचे उसका ड्रॉबैक लिखना पड़ेगा, अगर उसमें ड्रॉबैक है तो इसका ड्रॉबैक था कि इसने पहली लाइफ कैसे है ये नहीं बताया था। समझ आया? यो मैम। तो एक्चुअली आंसर को एक्सप्लेन करना है। अब चलिए कॉस्मिक थ्योरी यो क्या कहती है। बड़ा कॉस्मिक थ्योरी कहती है कि धरती है ना, तो बाहर से कोई स्पोर हो रहे हैं धरती में, यहाँ आके फ्लरिश हो गए और उसने पेड़ों को, नॉर्मल लोगों को, एनिमल्स को, हर किसी को जन्म दे दिया। मतलब छोटे छोटे स्पोर्स, छोटे छोटे अंडे की फॉर्म में धरती पर आई है चीजें। तो कॉस्मिक थ्योरी कहती है कि कोई स्पोर होंगे जो लाइफ को जन्म दे सकते हैं, वो धरती पे आए, यानी कि लाइफ किसी और प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है और हमारी धरती पे बस माइग्रेट हो गई। ये कहती है कॉस्मिक थ्योरी, ठीक है। इसी के अंदर एक और थ्योरी आती है, इसे पैनस्पर्मिया कहते हैं, ठीक है। कॉस्मिक थ्योरी कहती है कि बाहर से स्पोर्स आए हैं। पैनस्पर्मिया स्पेसिफिक टर्म एग्जिस्ट करती है कि लाइफ ना बहुत सारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है और वहां से धरती के ऊपर आई है। अब कैसे ये धरती के ऊपर है? फॉर एग्जाम्पल मेटेरॉइड जैसे आते हैं, आपने मेटेरॉइड देखे होंगे, कभी सुना होगा कि धरती पे बाहर से आके कोई उल्कापिंड आके गिर गया, है ना, पत्थर ही तो होते हैं। तो जब उनको निकाल के स्टडी किया गया ना, उनके अंदर भी वही मिलता है जो लिविंग बीइंग के अंदर मिलता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसलिए हम बिलीव करते हैं कि मे बी किसी और प्लेनेट पे लाइफ है, इसलिए तो ढूंढते रहते हैं लाइफ दूसरी प्लैनेट्स पे, कि हो सकता है वहां पे एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। तो ये कॉस्मिक थ्योरी थी। पैनस्पर्मिया इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। समझ आया? छोटे छोटे इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑपेरन और हेल्डे। इनके कॉन्सेप्ट को हम मानते हैं कि हम क्या मानते हैं कि जब, बेटा माइक बंद कर लिया, जब हुआ बिग बैंग थ्योरी, मनीषा बेटा माइक बंद कर ले, थैंक यू। देखो बेटे, जब हुई बिग बैंग थ्योरी कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल सी बात थी, हमारे लिए पढ़ना सिंपल है अब तो, कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और धीरे धीरे सब कुछ ठंडा पड़ने लग गया और मान लो ये अर्थ बन गई। मैंने लाल बनाई है क्योंकि अर्थ है बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है। अब अकेली अर्थ तो बनी नहीं थी, है ना, बहुत सारे पत्थर है यूनिवर्स के ऊपर, तो सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो अर्थ के अंदर भी डिप्रेशन होगी बहुत सारी, ठीक है। तो इसी डिप्रेशन के अंदर फाइनली एक टाइम आकर पानी भरा थ्रू वाटर, अभी अब थ्रू रेन, अभी समझाऊंगी ये भी। तो पानी बन गया जिसकी वजह से ओशियंस बन गए, लेकिन धरती अभी भी गर्म थी। तो अगर गर्म पानी, गर्म कंटेनर के अंदर तुम पानी डालोगे तो पानी क्या करेगा? बॉईल करेगा या जम जाएगा? बॉयल करेगा। तो ओशियन वाटर कैसा था? बॉइलिंग। जस्ट इमेजिन पूरा ओशियन तत्ता हो रहा हो, मतलब इमेजिन करने में भी इतना सही है, कभी ऐसा हुआ होगा, मानते हैं ऐसा हुआ होगा। तो जब गरम गरम पानी बॉईल कर रहा था, अब जो हमारा सरफेस है धरती का, आपने सुना ना मिट्टी उपजाऊ होती है, उसी में तो फसल लगती है। तो अगर मैं इसको ऐसे, यानी इसके अंदर सारे मिनरल्स है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सब कुछ है। तो अगर गर्म पानी डालो, कभी तुमने सुना है कि रात को तांबे के कंटेनर में पानी डाल दो, है, सुबह पियो, उसमें तो तांबे के गुण आ जाते हैं, उसको खाली पेट पीना चाहिए। यस मैम, यस मैम। तो तुम सोचो कि अगर समुद्र 100 सालों तक ऐसे गर्मी से उबल रहा था धरती के सतह पे, तो क्या धरती के न्यूट्रिएंट पानी के अंदर नहीं होंगे? भूल गए होंगे ना, बात है ये तो भूल गए होंगे। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि ओशियन पानी है, मेरे पास पानी भी है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट भी है। न्यूट्रिएंट मतलब खाना। तो पानी, ओशियन इतना बड़ा है, रहने की जगह भी होगी, है, उसके अंदर खाना भी हो गया, और उसके साथ इतने सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सारे आयंस भी हो गए। दैट मींस फेवरेबल कंडीशन है ना कि लाइफ ओरिजिनेट हो जाए। थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं हमारे ऑपरेन एंड हेल्डन। इन्होंने कहा, जिसको हम सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ धरती पे कैसे हुआ। ए बायोजेनेसिस इज फॉलोड बाय बायोजेनेसिस। देखो जो ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था वो कहता था नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग आया, ठीक है। नॉन लिविंग मटेरियल जैसे मेरी जैसे चावल से, राइस से लिविंग मटेरियल आ गया कोई, या फिर वो कह रहा है कि टेबल से लिविंग मटेरियल आ गया, ये गलत कह रहे थे। लेकिन जो ओपेरन एंड हेल्डन की थ्योरी है वो कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नॉन लिविंग है ना? यस मैम। लेकिन ये मिलके
अगर मैं इसके अंदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन डाल दूं, ठीक है, तो क्या ये मिलके डीएनए बना सकते हैं? यो मैम। है? ये मिलके अगर मैं इसमें यूरिसिल ऐड कर दूं तो आरएनए बना सकते हैं। यो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलके क्या ये प्रोटीन बना सकते हैं? ये सब नॉन लिविंग थिंग है ना। यो दिस इज ऑल्सो ए बायोजेनेसिस कि नॉन लिविंग थिंग बनी पहले, फिर आरएनए को आसपास से कवर कर लिया प्रोटीन और लिपिड ने, और ऐसे हमारा सेल का जन्म हुआ। दैट इज बायोजेनेसिस। तो ए बायोजेनेसिस फॉलोड बाय बायोजेनेसिस ओपेरोन एंड हेल्डन का कॉन्सेप्ट था। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें ना एक ही कंफ्यूजन होती है, वो इस कॉन्सेप्ट से कि पीछे तो डिस्कार्ड कर दी थी, आगे कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो? पीछे जो डिस्कार्ड करी थी वो कुछ और बोल रहा था यार। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस ये बोल रही थी नॉन लिविंग थिंग से, कोई नॉन लिविंग मटेरियल से तुमने लिविंग को जन्म दे दिया। हेल्डन और ओपेरोन इतनी अजीब सी बात नहीं कर रहे हैं। हेल्डन ओपेरोन बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं कि नॉन लिविंग मटेरियल जैसे ये आयंस हो गए, इनके मिलने से पहले आरएनए डीएनए बना, उसके बाद लिविंग सेल का जन्म। तो ये वाली बात तो सही है ना। यो मैम। सो ओपेरोन एंड हेल्डन की थ्योरी बोलती है ए बायोजेनेसिस इज फॉलोड बाय बायोजेनेसिस। क्लियर? यो मैम। इसको एक्सप्लेन भी किया। अब जो उन्होंने एक्सप्लेन किया ना, इससे क्वेश्चन आता है, तो व्हाट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ? पहले की जो अर्थ थी वो कैसी थी? प्रिमिटिव अर्थ ठंडी थी या गर्म? गरम। हॉट। एटमॉस्फेयर उसके पास था एक्चुअली यो मैम। नहीं बेटा, नो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? आसपास का, जहां मैं बैठी हूँ मेरे आसपास का एनवायरनमेंट इज एटमॉस्फेयर। लेकिन मैं साइंटिफिकली बोलूँ तो पूरे ऐसे गैसेस की लेयर लगनी, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रीन हाउस गैसेस है अर्थ के आसपास, उसको मैं एटमॉस्फेयर कहती हूँ धरती का। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर बनना। लेकिन बेटा पहले ओजोन की लेयर थोड़ी थी बनी, ओजोन नहीं बनी थी, तो एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता था तब। समझ रहे हो? यो मैम। सो एटमॉस्फेयर को ऐसे इमेजिन कर कि अगर तू अभी आसमान में देखेगी ना, तो तू सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक ही देख पाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर मोस्ट प्रोबेबली तुमको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो अगर तुम ट्रोपोस्फेयर में बिल्कुल ऊपर जाओगे जहां स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो रहा है, वहां ओजोन की लेयर लगी है, तो हर जगह पे गैसेस की लेयर है। लेकिन जब प्रिमिटिव अर्थ थी ना, तो ऐसी लेयर्स बनी ही नहीं हुई थी, इसलिए हम कहते हैं नो एटमॉस्फेयर। तो पहले इन्वायरमेंट था गर्म तत्ता, ठीक है, कोई एटमॉस्फेयर था नहीं, बहुत ज्यादा तूफान आते थे, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, O2 फ्रीली अवेलेबल नहीं थी इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, ऑक्सीजन से रिच नहीं था, रिड्यूसिंग सा एनवायरनमेंट था, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं था एयर में। इतना क्लियर? यो मैम। ठीक है, बहुत सालों तक ऐसा रहा, राइट। लेकिन धीरे धीरे अब इतना गरम गरम पानी धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हुआ। तो जब वो ठंडा होना स्टार्ट हुआ ना, तो गर्म पानी के अंदर जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस है ना, इसके जो मॉलिक्यूल है वो आपस में आके जुड़ने लग गए, और उन्होंने फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल जैसा स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। तो ऐसा सब कुछ स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड है ये, कि हम कोशिश कर रहे हैं, वो बन रहा है नहीं बन रहा वाली बात है। तो ऐसे ही बहुत सालों तक चलता रहा होगा। तो याद कर रखना है, ओपेरोन हेल्डन के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव अर्थ कैसा दिखता था? बहुत गर्म था, एटमॉस्फेयर नहीं था, बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म आते थे, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, और इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग था। ये वर्ड्स नहीं मिल रहे। क्लियर? यस मैम। अब उन्होंने क्या बोला था, देखो ये लाइन मैंने तुमसे पूछी भी थी अभी कुछ दिन पहले, कि उन्होंने बोला था कि प्रिमिटिव हॉट ओशियनिक वाटर, पहले के टाइम में जो ओशियन का वाटर था वो हॉट था और बहुत सारे मिनरल से भरा हुआ था, इसलिए हेल्डन उसको बुलाते थे हॉट डाइल्यूट सूप। वो कहते थे ये ऐसा है जैसे मैं जो गरम गरम सूप पीता हूँ ना, ये बिल्कुल उसी की तरह धरती का ओशियन दिखते थे, गरम गरम सूप की तरह। ओके, ये मैम। फिर उन्होंने कहा जो पहला सेल जैसा स्ट्रक्चर पैदा हुआ होगा उसको हम कहते हैं प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, अब उन्होंने कहा प्रोटोबायोन्ट्स दिखते कैसे? तुम सोचो ना, मैं तुमको बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, ये तो सबकी थ्योरी है, देखा थोड़ी था किसी ने, ये सब इमेजिनेशन पे करा है इन्होंने। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है, मैं बोल रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि पहले के ना सेल होंगे वो प्रोटोबायोन्ट्स होंगे। अब मैंने तुमको प्रोटोबायोन्ट्स बोला, तुम्हारे दिमाग में कोई पिक्चर आई स्पेसिफिक? नो मैम। नहीं ना, तो सबसे पहले तुम पिक्चर ही तो सोचोगे ये दिखता कैसे है, तो वैसे ही सबने सोचना स्टार्ट किया ये यार ये दिखता कैसे होगा। ठीक है, तो प्रोटोबायोन्ट्स डिफरेंट टाइप के पढ़ते हैं, तुम्हें सिर्फ 2 पढ़ने। ठीक है, तो सबने सोचा यार ये कैसे दिखता होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब तो हमको पता है सेल किससे बने हैं, तुमने तुक्का तो ये मारा होगा कि यार लिपिड प्रोटीन की लेयर से कुछ बना होगा। तो ओपेरेन ने कहा कि प्रोटोबायोन जैसे दिखते हैं, मैं उनको बुलाऊंगा कोइसरवेट्स, और सिडनी फॉक्स ने कहा माइक्रोस्फेयर। सिग्नी फॉक्स ने बोला मैं उसको बुलाऊंगा माइक्रोस्फेयर।
ठीक है, तो कोइसरवेट्स माइक्रोस्फीयर क्या है, उनकी अपनी अपनी इमेजिनेशन है प्रोटोबायोन्ट्स की। समझ आई बात? मान लो मनीषा ने बोल दिया कोइसरवेट्स जैसे दिखते होंगे, ठीक है, और प्रीति बोल रही है माइक्रोस्फीयर है, बात प्रोटोबायोन्ट्स की हो रही है, बस स्ट्रक्चर का थोड़ा फर्क है, समझ लेते हैं स्ट्रक्चर का फर्क है। ठीक है, प्रोटोबायोन्ट्स ओपेरन ने जो कहा था दैट इज कि कोइसरवेट जैसे दिखते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वाटर की लेयर से बने, और जो सिडनी फॉक्स ने कहा था वो लिपिड और प्रोटीन की लेयर से बने। तो समहाउ हम कह सकते हैं ना माइक्रोस्फीयर जैसे हम ज्यादा दिखते हैं, है ना? क्योंकि आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमारी लिपिड और प्रोटीन से बनी है, फॉस्फोलिपिड से। तो बस ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए थे जिसमें से सिर्फ तुमको 2 टर्म जाननी है नीट के पर्सपेक्टिव से। क्लियर? इतनी सी बात थी। अब देखो अभी तक क्या हुआ, एक बार रिकॉल करके देखें। मैम बहुत सारा हो गया ना, एक बार रिकॉल करते हैं कहानी जा कहाँ रही है, क्योंकि धरती बना ली, पता नहीं क्या क्या कर लिया, इतना टाइम है। हाँ एक बार रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहले बोला कि धरती का फॉर्मेशन होगा तो वो कौन सी थ्योरी होगी? बिग बैंग पहले हुआ बिग बैंग थ्योरी हुई, और बिग बैंग थ्योरी की वजह से हमारी अर्थ ओरिजिनेट हुई। जब हमारी अर्थ ओरिजिनेट हुई तो हमने कहा उसका एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग टाइप। फ्री ऑक्सीजन थी? नो मैम नहीं बेटा, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ है पहले, ठीक है, और बहुत सारा थंडरस्टॉर्म था, ठीक है, फिर वहां पे बहुत सारी बारिश ऐसी होनी स्टार्ट हुई, 100 सालों तक बारिश चली, उसके बाद हमारे ओशियंस बने। अब ओशियन कैसा था? ओशियन वाज लाइक हॉट डाइल्यूट सूप, जैसे कि हमारा थुक्का होता है ना। उसके अंदर सेल लाइक स्ट्रक्चर पैदा हुआ होगा जिसको अपन बुलाते हैं प्रोटोबायोन, ठीक है। अब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है ये तो हमने यहाँ से कर लिया। इससे पहले कुछ थ्योरीज ऐसी जो डिस्कार्ड हुई थी। सबसे पहली थ्योरी थी दैट वाज स्पेशल क्रिएशन, जो जैसा है वैसा ही बने, ऐसा सच नहीं है। थ्योरी तो प्रूफ्स तो एविडेंशियल प्रूफ्स तो यही कहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड थ्योरी है अपने पास एबायोजेनेसिस, ये भी स्टार्ट हो गई। ये हमारी थ्योरी, इसी थ्योरी को हम जानते हैं कौन नाम से? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। ये भी डिस्कार्ड होगी। इसको डिस्कार्ड करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए थे, नाम रेडी पास्चर एंड स्प्लेंजी, ठीक है, जिसमें से हम पास्चर का एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्वान लाइक एक्सपेरिमेंट। पास्चर के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करा कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास कौन आता है फाइनली अच्छी वाली थ्योरी देने के लिए? ऑपरेंट थ्योरी, बेटा बायोजेनेसिस, इसकी थ्योरी से डेवलप हुई थी बायोजेनेसिस की थ्योरी, करेक्ट। उसके बाद हमारे पास एक कॉस्मिक थ्योरी भी, कॉस्मिक थ्योरी, अभी भी काफी लोग कॉस्मिक थ्योरी बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं है। फिर फाइनली हमारे पास आई ऑपरेन एंड हेल्डन का कॉन्सेप्ट, है ना। मैम इतनी कहानी होगी, अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। अब ऑपरेन एंड हेल्डन का कॉन्सेप्ट हम कैसे मान ले? 2 साइंटिस्ट साथ में बैठ के ये डिस्कस करके बोल रहे हैं, किसी ने देखा? नो मैम हाँ, तो कैसे मान ले? कल को मनीषा उठ के आ जाए रात को 2 बजे, मेरे को लगता है कि धरती ऐसी बनी थी, हम कैसे मान ले? हो सकता है मनीषा की नींद पूरी हुई हो। तो साइंस में ऐसी चीजों को तब तक नहीं माना जाता जब तक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना आए। तो मूवमेंट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आ जाए ना, फिर बात बन जाती है। तो इसी चीज को जज करने के लिए आए मिलर साइंटिस्ट थे, और उन्हीं के अंदर काम करता था उनका स्टूडेंट यूरे साइंटिस्ट थे, और उन्हीं का एक स्टूडेंट था जिसका नाम है मिलर। तो उन्होंने उसको बोला कि काम कर बेटे, एक्सपेरिमेंट लगा, ठीक है, तो मैं तुम्हारी टीचर होगी, तुम स्टूडेंट हो मेरे, लेकिन इसमें क्या है, इंटेलिजेंट होने का कोई ये थोड़ी होता है, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। तो मैंने बोला कि एक्सपेरिमेंट लगाओ और ऑपरेन एंड हेल्डन की थ्योरी को सही साबित करके दिखाओ कि सही है या गलत है। तो तुमने बोला क्या एक्सपेरिमेंट लगाया? हमने कहा कि एक काम करो, प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट जनरेट करो लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, और तुम हो बच्चे इंटेलिजेंट। तो मिलर भी थे बहुत इंटेलिजेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट बना दिया। उन्होंने एक्चुअल में एक ऐसा सेटअप बनाया जिसके अंदर प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट था। उनको पता है ना प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट कैसा बोल रहे हैं, कि गर्म होगा,
ठीक है, फ्री ऑक्सीजन नहीं देनी है मेरे को, है ना, वाटर के वेपर्स होने चाहिए वहां पर, है ना, बहुत सारा थंडरस्टॉर्म होना चाहिए। उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट खड़ा कर दिया, जैसे हम बोलते हैं यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी में पिक्चर भी है ना। यस मैम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, इसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट आया बिना डाटा के मतलब क्या है, ठीक है, डाटा के साथ लिख के आओगे इसके नंबर पूरे हैं तुम्हारे, कुछ छीन नहीं सकता। तो देखो उन्होंने लगाया ड्यूरेशन दी 18 दिन की, 18 दिन का एक्सपेरिमेंट लगा के छोड़ा, गैसेज यूज करी थी H2, CH4, NH3 एंड वाटर वेपर, वाटर के वेपर थे, ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं ले रहे थे। करंट 7500 वोल्ट्स और टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर मेंशन करा, करंट मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन तुम याद रखना। ओके, इनिशियली अगर हम मानते हैं ना, धरती पे कौन से सबसे पहले गैसेज आई थी, दैट वाज हाइड्रोजन एंड मीथेन, सॉरी एंड हीलियम। जो अब गैसेज हमारी सन के पास है ना, वही आपने सुना होगा, चलो छोड़ो, हाइड्रोजन एंड हीलियम वो द फर्स्ट गैसेज जो आपकी अर्थ पर आई थी, इसे लिख लेना कहीं। यस मैम। अब आगे चलते हैं, ये उनका सेटअप है। देखो ये उन्होंने कंटेनर बंद करा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जो क्या करेंगे, थंडरस्टॉर्म करेंगे, है ना, ये रहा थंडरस्टॉर्म, बहुत बढ़िया, राइट। अब यहाँ पर इन्होंने सारी गैसेस डाल दी, CH4, NH3, वाटर वेपर है ये, इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं करा, लेकिन एनसीईआरटी थ्योरी में वेपर लिखता है, आप थ्योरी पढ़ के देखिएगा आपको दिख जाएगा, वाटर वेपर चाहिए, एंड H2 गैस है, ठीक है। ये सारी गैसेस डाली एक क्लोज कंटेनर में और थंडरस्टॉर्म कर दिया। जब थंडरस्टॉर्म किया तो इनके बीच में रिएक्शन हो गया और इसको छोड़ दिया। कितने दिनों के लिए छोड़ दिया एक्सपेरिमेंट को? 18 डेज के लिए। 18 डेज। एनवायरमेंट ड्राई हो गया तो वाटर वेपर्स कहाँ से आ रहे हैं? देखो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से हुआ है, 1 नंबर लिख लेना इस एक्सपेरिमेंट में। कौन से पेज नंबर पे है एक्सपेरिमेंट? 128। हाँ, तो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर है तो वाटर वेपर जाएंगे, वाटर वेपर यहाँ पर आ गए, है। तो पानी हमें चाहिए था, नहीं तो हम स्टडी कैसे करते, क्या बना, गैसेस को कैसे होल्ड करते, तो पानी के अंदर ये सारा केमिकल रिएक्शन हो गए होंगे, फिर पानी नीचे आता है, लेकिन मैं वेपर फॉर्म में आ रहा है ना, मैं कैसे इसको करूंगी, तो यहाँ पे कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर ऊपर से जा रहा है ना, ठंडा पानी अंदर और बाहर करेगा, तो जो वाटर के वेपर्स थे वो धीरे धीरे वाटर के लिक्विड फॉर्म में आ गए और यहाँ पे इकट्ठा हो गए। देखो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में वाटर इकट्ठा हो रहा है, और फिर क्या करेंगे, वो 18 दिन के बाद आके उन्होंने अपना सैंपल बाहर निकाल लिया। तो इस सैंपल में सिर्फ पानी नहीं है, इस सैंपल में क्या क्या है, जो इस कंटेनर में बना है वो सब भी है, और ये कंटेनर अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यानी कि जो भी यहाँ बना होगा वो सब समुद्र में भी बना होगा। जब उन्होंने इस पानी को स्टडी किया ना, तो उनको पता है क्या मिले, उनको अमीनो एसिड मिले, जैसे सिंपल अमीनो एसिड ग्लाइसिन। तो अगर प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन अमीनो एसिड बना सकती है तो वो प्रोटीन भी तो बना सकती होगी ना। और अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सकती है तो क्यों नहीं बन सकता यार, फिर तो लाइफ प्रोटीन ही तो है जो हमारी पूरी बॉडी को चला रही है, तो लाइफ तो ओरिजिनेट हो सकती है। तो हेल्डेन एंड ऑपरेंट के कॉन्सेप्ट को जिन्होंने साइंटिफिकली प्रूव करा था वो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसने प्रूव कर दिया कि उनकी थ्योरी ज्यादा सही है, और हम अभी भी हेल्डेन एंड ऑपरेंट की थ्योरी को ही मानते हैं। सबको नोबेल प्राइज मिला था इस एक्सपेरिमेंट के लिए और अपनी थ्योरी के लिए, क्लियर। यो मैम, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी और कुछ डन सबका। यो मैम। बात बताने वाली ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम सेल से बात करते हैं, तो कौन सा सेल है? सबसे पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर जो आया था दैट वाज प्रोटोबायोन, ठीक है। यो मैम, टाइप ऑफ क्वाइसरवेट था, टाइप ऑफ माइक्रोस्फीयर था। आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, हम मेंशन भी नहीं करते, हम कहते हैं सिंपली प्रोटोबायोन टाइप। प्रोटोबायोन से कभी प्रोकैरियोटिक सेल ने जन्म लिया होगा? यो मैम। पानी के अंदर क्या ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल थी? नो मैम। नहीं। नो। यानी कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था ये एरोबिक हो गया, एनारोबिक? एनारोबिक। हाँ, और ये पानी में तो बहुत सारा खाना था, तो क्या ये अपना खाना बनाएगा? नो मैम। एनोट्रोफिक एनारोबिक प्रोकैरियोटिक सेल था। फिर धीरे धीरे खाने की कमी होनी स्टार्ट हुई होगी, तो इसने क्या किया, ऑटोट्रोफिक बन गया, लेकिन अभी भी सनलाइट को यूज करके खाना बनाए, इतना डेवलप नहीं हुआ, क्लोरोप्लास्ट नहीं आया, तो कीमो ऑटोट्रोफ हो गया। तो केमिकल मटेरियल पानी में है, उसे लेकर ये खाना बना है, ठीक है। तो अभी भी एनारोबिक है, क्योंकि जब तक सनलाइट यूज नहीं होती, पानी नहीं टूटता, तब तक आप कह सकते हो ना ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, है ना। तो अभी भी ये एनारोबिक कीमो ऑटोट्रोफ है। फिर उसके बाद फोटो ऑटोट्रोफ आया, इसने यह किया, सनलाइट ली और अपना फूड बनाया, लेकिन सनलाइट की एनर्जी से पानी को नहीं तोड़ रही है, H2S को तोड़ रहे हैं, तो बाई प्रोडक्ट में सल्फर बन रही है लेकिन ऑक्सीजन नहीं बन रही। तो फोटो ऑटोट्रोफ जो पहले आए वो थे एनारोबिक, अभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे। तो ये चीज याद रखना, एरोबिक होना एक बहुत ही एडवांस कैरेक्टर है और बहुत देर से रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आए हमारे पास हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, फिर आए हमारे पास
कीमो ऑटोट्रोफ्स वो भी एनारोबिक, फिर है हमारे पास फोटो ऑटोट्रोफ वो भी एनारोबिक। क्लियर इतना? यो मैम। अब आए होंगे ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रोफ्स एरोबिक। इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने वाटर को यूज किया होगा टू रिलीज ऑक्सीजन। ये हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है, वहां करें। फिर इनसे फोटो ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑटोट्रोफ के बाद फाइनली यूकैरियोटिक सेल आए होंगे, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद हम सब आगे। समझ आया? यो मैम। यो मैम। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ यहाँ पर आते हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर आपको इतना ही पढ़ना है। अब अपनी एनसीईआरटी पढ़ना, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट तक आपको समझ आ जाएगी। ओके बेटा? यो मैम। अब एक बार जंप करते हैं टॉपिक को और एक बार भाग कर आते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में, ठीक है? यस देखो, मैम। ह्यूमन इवोल्यूशन आपका 2 पैराग्राफ में एनसीईआरटी में कवर है। तो इसमें डायग्राम तो कोई तुम बना नहीं सकते, डायग्राम्स आर वेरी डिफिकल्ट। कौन से पेज नंबर पे ह्यूमन इवोल्यूशन? पेज नंबर लास्ट 140। 140 मिला सबको? यो मैम। देख बेटा, इसमें डायग्राम तुम तो बना नहीं सकते, ये तो बहुत डिफिकल्ट डायग्राम है, तो तुमको इसमें लिखनी थ्योरी पड़ेगी, ठीक है? थ्योरी में याद क्या रखना है? क्रेनियल कैपेसिटीज। क्रेनियल कैपेसिटी भी कोई हेल्प बुक से याद नहीं करेगा, जितनी एनसीईआरटी में लिखी है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। तो क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है, और किसके बाद कौन आया बस ये याद रखना है, सिंपल। आपको इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन कैसा आएगा, थोड़ा लॉन्ग, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करो। ओके, यो मैम। देख ले। यस मैम। सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन, ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट कब हुई है? 15 million years। 15 million years ago। 15 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? पहले तो इसी को कर लेते हैं। आप एनसीईआरटी देख लो, वहां पे मिल गई होगी आपको लाइन। यो यस मैम। मैम। अंडरलाइन कर ले, फिर सिर्फ 15 मिलियन ईयर्स अगो को अंडरलाइन कर। अब देखो याद कैसे रखेंगे हम। सबसे पहले आए थे रूखे सूखे से, ड्राई रहने वाले ड्रायोपैथिकस। फिर आए थे श्री रामापैथिकस, ठीक है? उसके बाद फॉरेन कल्चर आ गया, एडवांसमेंट और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होगी तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक? तो ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ऐसे याद रखना। ओके, करें स्टार्ट? यो देख, जैसे बोल रहा हूं ना बिल्कुल वैसे याद रखो, है? ज्यादा कुछ मत सोचो। अब इधर आते हैं। देख, कॉमन एंसेस्टर है मंकीज और ह्यूमन के, बंदरों के हमारे कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है? तो कभी तुम अपने खिड़की में बैठे बंदर से बात करो तो उसको बोलना हमारे रिश्तेदार सेम है, बहुत दूर के, ड्रायोपैथिकस, जानते होंगे। ओके, यो लेकिन थोड़ा दूर से बोलना, और तुमको खा जाए, काट वाट ले तो हमारे एंसेस्टर है मंकीज के साथ ड्रायोपैथिकस। तो हाँ, हम है मंकी के रिलेटिव्स, है ना? अपनी तो क्लास में कुछ की हरकतें भी है? रहते कहाँ थे? पेड़ों के ऊपर, आर्बोरियल कहते हैं इसको। पॉइंट जो याद रखना है वो ये ज्यादा एप लाइक थे, ठीक है? इंसानों के, ड्रायोपैथिकस किसी इंसान का नाम हो सकता है? ड्रायो नो मैम। ज्यादा एप लाइक थे। लोकोमोशन 4 पैरों पे चलते थे। इनकी आगे वाली जो 4 आर्म थी वो ज्यादा लंबी थी, आप देख सकते हो ना, 4 आर्म ज्यादा लंबी थी इनके पास, ठीक है? टेल वेल नहीं थी इनके पास, ठीक है? और ये खाते थे फ्रूट खाने वाले थे, मांस मच्छी खाने वाले नहीं थे, शरीफ थे। इसके बाद आ गए रामापैथिकस। अब जो रामापैथिकस है, देखो जो रामापैथिकस है, राम नाम है इसके अंदर, है ना? तो ये कैसे दिखते थे? ज्यादा इंसान जैसे, जैसे हम दिखते हैं ना। इनका फेस स्ट्रक्चर कुछ हमारे जैसा था। देखो जो ड्रायोपैथिकस है ना, उसका जॉ कुछ ऐसा है, सी शेप का है, बहुत बाहर को आया हुआ जॉ है, प्रोट्रूडिंग जॉ है। जो रामापैथिकस का, तो उसका थोड़ा कम प्रोट्रूडिंग था। ये थोड़ा हमारे जैसे है, जैसे कभी आपने लंगूर देखे? यस मैम। लंगूर का फेस कुछ वैसा सा। लंगूर इसके एग्जांपल नहीं है, मैं समझाने का तरीका बता रही हूँ। बंदर से लंगूर डिफरेंट दिखते हैं ना, तो इनका फेस कुछ वैसा दिखता था। ये भी पेड़ों पे रहते थे। ये ड्रायोपैथिकस के बाद आए, ये मैन लाइक है, ये भी 4 आर्म पे चलते हैं। बस याद रखना है कि ये ज्यादा मैन लाइक थे। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा। यो मैम। तो आप एक लाइन ड्रायोपैथिकस पे, एक लाइन रामापैथिकस पे लिख सकते हो, ठीक है? उसके बाद आते हैं हमारे ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस 3 से 4 मेया पहले आए हैं। ये बाइपेडल लोकोमोशन करते थे, मतलब कैसे चलते थे? दो पैरों में। हाँ, अब देखो ऑस्ट्रेलिया जाओगे तुम, 4 पैरों पे अजीब नहीं लगेगा? यो मैम। ऑस्ट्रेलोपैथिकस उठे और इन्होंने अपने बस्ते बांधे और पीठ पे चढ़ाया और ये 2 पैरों पे चल दिए। ऐसे ही याद रखो, ऐसी कहानी याद आ जाएगी। तो ड्रायोपैथिकस सबसे पहले आए थे, ज्यादा एप लाइक थे वो, ठीक है? कॉमन एंसेस्टर है मंकी और ह्यूमन के, और 4 पैरों पर चलते थे, पेड़ों पे रहते थे। 5 पॉइंट हो गए।
उसके बाद आए रामापैथिकस, ज्यादा मैन लाइक थे, चारों पैरों पर चलते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे। ड्रायोपैथिकस के बाद आए, 4 पॉइंट इसके भी बन गए। ऑस्ट्रेलोपैथिकस 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलते हैं। ईस्ट अफ्रीका के ग्रास, अफ्रीका से रिलेटेड है हम, क्योंकि हम सब अफ्रीका से आए हैं, ये सच है, ह्यूमन एवोल्यूशन वहीं से है। ईस्ट अफ्रीका के ग्लास लैंड पे होगी। हाइट इनकी सिर्फ 4 फुट होगी, तो 4 फुट वाले बच्चे नहीं होते, ये 4 फुट ही थे सारे, ठीक है। तो कोई बोला ना हमेशा से टॉल थे, बोला एंसेस्टर्स सबके गिट्ठे थे, ठीक है, सब गिट्टे ही थे, है ना, 4 फुट थे हम, ठीक है। लिव्स ऑन लैंड, अब ये धरती पे आ गया यार, 4 फुट का बंदा कहाँ पेड़ पे चढ़ेगा, तुमको सोचो कितना मुश्किल है ना, क्लियर। आगे आते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रेलोपैथिकस के 2 एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला था ना प्रोटोबायोंट, प्रोटोबायोंट इज अ प्रिमिटिव सेल लाइक स्ट्रक्चर, उसके 2 एग्जांपल दे दिए कि मे बी वो कोइसर्वेट जैसा दिखे, मे बी वो माइक्रोस्फेयर जैसा दिखे। वैसे ही ऑस्ट्रेलोपैथिकस 4 फुट वालों के 2 एग्जांपल है, एक है लड़का और एक है लड़की, ठीक है। लड़की का नाम है लूसी और लड़के का नाम है टोंग बेबी। क्या नाम है? टोंग बेबी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कौन कौन गया है? लूसी और टोंग बेबी। लूसी का स्केलेटन हमें मिला, 4 फुट का स्केलेटन है। ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस से मिलती है, स्पीशी का नाम है ये, 3 महीना पहले मिली होगी, तो इसका पूरा स्केलेटन मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो लूसी का स्केलेटन के नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में छूतू है ना, बस नहीं बात है, हंस के रही है, तू भी इतनी सी थी। ये इंसान स्टूपिड इंडियन, स्टूपिड ह्यूमन आ गया। ये टोंग बेबी, टोंग बेबी भी दूसरी वैरायटी से बिलोंग करता है, लेकिन ये हमें कहाँ मिला था? एक ईगल के नेस्ट पे एक हेड मिला था, तो वो लगता है कोई ईगल उठा के ले गया होगा, कहीं धरती पे निकला होगा हेड का पार्ट, वो ईगल उठा के अपने नेस्ट पे ले गया, वहां से रिकवर हुआ। पहले किसी को लगा बंदर का स्कल है, बाद में पता चला कि ये बच्चे का है, ठीक है। तो ये भी ईस्ट अफ्रीका के पास रहते होंगे, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलोपैथिकस के, नाम भी लिख दोगे ना, नंबर मिल जाएंगे तुम्हें, नाम से लिख के आना, एफरेंसेस, ठीक है। अफ्रीकेनस तुम भूल जाओगे, लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ये स्कल है उसका, ओके। यो मैम। अब देखो, अभी तक मेरे को फटाफट याद दिलाओ, सबसे पहले कौन आया? एप लाइक थे, मैन लाइक थे? 4 पैरों पे, 2 पैरों पे? 4 पैरों पे। फ्रूट खाते थे, नॉनवेज खाते थे? ड्रायोपैथिकस के बाद कौन आए? किस तरह दिखते थे? मैन लाइक। मैन लाइक 4 पैरों पे, 2 पैरों पे? 2 पैरों। आर्बोरियल थे या लैंड पे थे? लैंड में थे। अभी भी आर्बोरियल थे, राम का नाम सुना नहीं और बस स्टार्ट हो गए, ऊपर थे अभी भी, भगवान ऊपर रहते हैं। देखो आराम, फिर हंस रही है ये बंदर। उसके बाद बस्ते उठा के ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलिया गांधी ने बस्ते उठाने के लिए 2 हाथ यूज हो गए, तो किए कितने लोकोमोशन शो करते हैं? 2 पैरों। बाइपेडल लोकोमोशन। 2 ऑस्ट्रेलोपैथिकस कौन से 2 दोस्त गए थे? लूसी और टोंग बेबी। टोंग बेबी, बेबी का स्कल था ना वो, इसलिए टोंग बेबी, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास होमो वैरायटी आएगी, हम भी तो होमो सेपियन है ना, तो होमो हैबिलिस पहले आएंगे, हैबिलिस, ठीक है। अच्छी हैबिट्स वाले अच्छे लोग हैं, देखो होमो हैबिलिस, हैंडीमैन, वेजिटेरियन थे, टूल बनाते थे, इसलिए इनको हैंडीमैन बोलते हैं, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से तुम्हारा याद करने का स्टार्ट, 650 to 800 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी, दिमाग रखने की कैपेसिटी। ये वेजिटेरियन है, बस फूड खाते हैं। पहले होमिनिड्स थे, ये जो ह्यूमन की जो वेरायटी है ना, बेसिकली जो जीनस है वो इनसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो देखो कितने भोले भाले से थे हम लोग, ऐसे थे, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी याद रखना, और टूल मेकर है ये याद रखना। होमो हैबिलिस थे, लेकिन अभी भी कंधा झुका के चल रहे हैं। अब आए होमो इरेक्टस, सीधे चल रहे हैं, है ना। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अब हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो ये पहले थे जिन्होंने अफ्रीका छोड़ा और एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए, तो अगर ये ना निकले होते तो हम भी अफ्रीका में क्लास ले रहे होते ना। भगवान का शुक्र है निकल गए थे, कहीं जाना जरूरी होता है, घरों से निकलना जरूरी होता है। देखो होमो इरेक्टस से सीखो, एशियन टाइम में निकल गए थे, इन्होंने कहा बहुत हुआ हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं होमो हैबिलिस वही रह रहे होंगे, लेकिन कुछ इरेक्टस निकल गए। तो होमो इरेक्टस निकल के बाद इनका स्केलेटन हमें जावा केव से मिला, जो फिलीपींस में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब क्वेश्चन आएगा ना ह्यूमन इवोल्यूशन पर, तुम जहर लिख कर आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पॉइंट्स लिख के आओगे ना, जावा केव फिलीपींस से मिला है होमो इरेक्टस का स्केलेटन, तुम्हारे वही नंबर मिल जाएंगे। इन्हीं को जावा मैन एंड पीकिंग मैन कहते हैं, ये वहां के गुफाओं में रहते होंगे। ब्रेन कैपेसिटी पहले वाले से बढ़ गई,
ना यो मैम 650 to 800, इसकी सीधा 900 से स्टार्ट हो रही है। ये पहले थे जिन्होंने फायर को कंट्रोल करना स्टार्ट किया था, अपनी इच्छा से आग जलाना स्टार्ट किया, मतलब खाना पकाना स्टार्ट किया, ठीक है। ये फैमिली सिस्टम स्टार्ट कर दिया इन्होंने, मम्मा चाचा ताए वहीं से स्टार्ट हुए थे, उसके बाद से वो हमारे बोर्ड्स के नंबर पूछ रहे, तो इनकी वजह से दिक्कत स्टार्ट हुई है। समझ रहे हो तुम? यो मैम ठीक है, तो कभी भी ऐसा लगे ना कि हमसे क्यों पूछे, तो तुम होमो इरेक्टस को ही ब्लेम करना कि क्यों स्टार्ट किया था। ओके, और इन्होंने कैनाबिलिज्म भी शो किया कि घर का कोई मेंबर मर जाता तो उसको खा भी लेते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। ये रिजावा मैन, यार इनका स्कल ऐसा है, ये देख के हंसी आ जाती है, पर यार किसी का स्कल है ये पूरा। ठीक है, डन। यो मैम तो सबसे पहले ड्रायोपैथिकस रामापैथिकस, फिर वो उठ के ऑस्ट्रेलिया चला गए। ऑस्ट्रेलिया 2 लोग गए थे, क्या क्या नाम था उनका? बेबी। उसके बाद हम होमो की वैरायटी में आते, तो सबसे हैप्पी हैप्पी वाले जो थे वो टूल बनाते थे, उनको हम क्या बुलाते थे? हैबिलस। फिर कुछ ने डिसाइड किया कि हम दुनिया एक्सप्लोर करेंगे, ट्रिप पे निकल गए। तो ट्रिप पे निकलने के लिए कौन सीधा खड़ा हुआ था? सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, रिश्तेदारियां यहीं से बनी। उसके बाद आए अब यहाँ से होमो इरेक्टस ने 2 अलग अलग लाइन ऑफ इवोल्यूशन में जन्म दिया, होमो सेपियन निएंडरथैलिस एंड होमो सेपियन फोजालिस। होमो सेपियन फोजालिस को क्रो मैग्नन मैन कहते हैं, लिखना पड़ेगा तुमको तभी याद होगा, ठीक है। तो होमो सेपियन फोजालिस या क्रो मैग्नन मैन एक ही का नाम है। होमो सेपियन निएंडरथैलिस, अब इनके बीच में पिंक और एक ग्रीन कलर से जो मैंने बनाए, इनके बीच में हुई लड़ाई, ठीक है, इनके बीच में मीटिंग भी हुई, राइट। तो किसी में मोहब्बत भी हुई है, किसी में कलेश भी हुआ है। लेकिन हुआ ये कि क्रो मैग्नन मैन या होमो सेपियन फोजालिस ने सारे होमो सेपियन निएंडरथैलिस को मार दी अल्टीमेटली। तो अब हम किससे आए हैं? हम आए हैं इनसे। क्रो मैग्नन मैन ने फाइनली जन्म दिया होमो सेपियन सेपियन। तो हमारे जो बिल्कुल लेटेस्ट एंसेस्टर थे वो फाइटर ही थे, उन्होंने दूसरे वैरायटी को मार दिया था एक्चुअली। तो हम आगे होमो सेपियन सेपियन। तो इनमें तुमको यही याद रखना है कि होमो इरेक्टस ने जन्म दिया था निएंडरथैलिस को भी और क्रो मैग्नन को भी, लेकिन क्रो मैग्नन ने निएंडरथैलिस को मार दिया और होमो सेपियन सेपियन है। अब होमो सेपियन के अंदर थोड़े से जीन क्रो मैग्नन के भी है और निएंडरथैलिस के भी है, क्योंकि इनके बीच में मीटिंग हुई थी ना। यो So this is how the evolution ends, human evolution. समझ आई? अब इसके बाद एंथ्रोपी का डाटा सीधा सीधा यहाँ लिखा है। होमो सेपियन निएंडरथैलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी है, बहुत ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी थी। होमो सेपियन सेपियन की 1650 से 1350 के बीच में है, ठीक है, ब्रेन कैपेसिटी। तो इनसे तो ज्यादा है, लेकिन किसी से कम भी हो सकती है, राइट। तो होमो सेपियन सेपियन भी आगे खत्म हो जाता है। इसके बाद मॉडर्न मैन आगे, जो अब आप जानते ही हो। उसके बाद जितनी सिविलाइजेशन है वो आगे, आप इसमें हिस्ट्री का पार्ट नहीं पढ़ते हो। अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप ये वाले डायग्राम को देख सकते हो, इसमें वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो मैंने बताया है वही। ऑस्ट्रेलोपैथिकस से होमो हैबिलिस आए, फिर होमो इरेक्टस आए, फिर होमो निएंडरथैलिस आए, फिर होमो सेपियंस आ गए। क्रो मैग्नन की वैरायटी इन्होंने मेंशन नहीं करी, ठीक। यो मैम देखो डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर को कंट्रोल कर रहे थे ना, तो यही थे वो। कहानी सुनते हो ना, पत्थर से पत्थर टकराया तो आग जल गई, यस यो मैम यही थे वो इरेक्टस, यही थे, इन्होंने आग जलाई है। क्लियर? मैम अब होमो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट और जो मैंने स्टार्टिंग का पढ़ा है बस उसको रीड करके आना, ओके। यो मैम कल मिलते हैं और कल को एक उसका पार्ट पढ़